हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉलेजिस्ट के द्वारा जो आपके बैंकिंग के लेटरल एग्जाम्स होते हैं सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और हम आप लोगों के साथ एवरी मंथ बेसिकली कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो एवरी मंथ के आपके बैंकिंग अवेयरनेस के विद रिस्पेक्ट होता है। बैंकिंग अवेयरनेस है फाइनेंशियल अवेयरनेस के। तो आज के सेशन में हम आपके साथ जून के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये आज आपका सेशन होगा, ये एमसीक्यू डिस्कस पार्ट 1 होगा। क्लियर, ये पार्ट 1 होगा। इस पार्ट में हम 5 एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। टोटल हमने आपके साथ 70 एमसीक्यू डिस्कस करने हैं पूरे जून मंथ के, जो आपके बैंकिंग के साथ रिलेटेड करेंगे। क्लियर, टॉपिक भी कुछ डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम आपके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो जो हम आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो भी आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी प्रेजेंटली आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम आने वाला है। तो जो ये वाले एमसीक्यूज है ये आपके आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इवन स्केल 2 स्केल 3 और भी जितने आपके जैसे एसबीए पीओ एसबीए क्लैरिकल, तो वहां पर भी ये सारे आपके बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होते ही होते हैं। मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन, जैसे स्केल 2 स्केल 3 के लिए 5 या 6 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं जो करंट बैंकिंग है, तो वहां से आपको एक्सपेक्टेड होंगे यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इडेंटिफाई करेक्टली सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ द 43rd गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग। देखो 43rd मीटिंग हुई है जीएसटी की रिगार्डिंग, तो उसमें कुछ बातों के ऊपर डिसीजन लिया गया। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 3 बातें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले इनको रीड करेंगे और देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले आ जाती है एमनेस्टी स्कीम was recommended to reduce the late fees payable for pending returns by small and medium साइज एंटरप्राइजेज। देखो, एक तो एमनेस्टी स्कीम लागू करी गई है। बेसिकली ये कहते हैं कि जो लेट पे करते थे, जो रिटर्न लेट फाइल करते थे, जो उनसे लेट फीस ली जाती थी, उसमें रिडक्शन करी जाए। सेकंड क्या कहता है, कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी टिल 31 अगस्त 2021। कि जो कोविड-19 के रिलेटेड जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए आपके और जो इक्विपमेंट्स आ गए, उनको आईजीएसटी से फुली एग्जेम्प्टेड करा जाए till 31st of August 2021. थर्ड आ जाता है जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर while प्राइम मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। बेसिकली विच काउंसिल? जीएसटी काउंसिल। तो आप में से बताना कि इनमें से तीनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है। आपके पास 5 ऑप्शन है, ओनली बी एंड सी, ऑल ए बी एंड सी, ओनली सी, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड बी। तो प्लीज जल्दी जल्दी बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा। आपके आंसर के बताते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन भी प्रेस करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ अपने व्यू पॉइंट बताते रहिए ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके रिगार्डिंग भी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, इसका आंसर आएगा सबसे पहले ए एंड बी। ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर, देखो जो 43rd जीएसटी काउंसिल हुई थी वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अंडरशिप हुई थी। तो चेयरमैन कौन है इसके? फाइनेंस मिनिस्टर ही है। वो देखो, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनके पास 2 डिपार्टमेंट है, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के पास। द काउंसिल रिकमेंडेड एमनेस्टी स्कीम to reduce the late fees payable for pending returns by small taxpayers and medium-sized taxpayers. बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम साइज जिनका एग्रीगेट टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक होता है। जो कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज है वो भी बिल्कुल सही है कि फुल एग्जेम्प्टेड करा जाए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टिल 31 अगस्त 2021 तक। द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बेसिकली असिस्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स। क्लियर, देखो इसकी जो चेयरमैनशिप आती है वो आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास होगी, जो प्रेजेंटली कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो निर्मला सीतारमण जी है ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये राज्यसभा मेंबर है। तो राज्यसभा मेंबर होने के बावजूद भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट, बेसिकली इनको नॉमिनेट करा गया है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आप लोगों ने ये बताना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेटेड करे गए। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आया है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अगर नहीं भी पता तो ढूंढ कर बताइए, क्योंकि मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो नहीं करते। अदरवाइज तो मैं ही बता देता, इसलिए मैंने छोड़ा कि आप लोग कुछ थोड़ी बहुत खुद भी मेहनत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिमिट सेट बाय आरबीआई फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज?
to foreign portfolio investors for financial year 2022. देखो आरबीआई के द्वारा कितनी लिमिट सेट करी गई है फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। 2%, 12%, 10%, 6%, 4%। तो प्लीज जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। 2%, 12%, 10%, 4% और 6%। आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आएगा 6%। आरबीआई फिक्स द लिमिट। देखो आरबीआई के द्वारा लिमिट को फिक्स कर दिया गया। आरबीआई फिक्स द लिमिट्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको जी सेक्स भी बोलते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल्स अनचेंज्ड एट 6% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। देखो जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें 6% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन है उसमें 2% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिमिट अंडर सब category journal and long term also retained by RBI at 50-50 for financial year 2022। क्लियर। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की लिमिट अंडर सब कैटेगरी जर्नल या लॉन्ग टर्म में वो भी उसकी लिमिट भी पहले की तरह फिक्स है 50-50, बेसिकली 1:1। क्लियर कि आधा हिस्सा उसमें आधा हिस्सा उसमें फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। समझ आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके करंट के साथ रिलेटेड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इनमें से कौन सी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जिसने जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करा है फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स कस्टमर सपोर्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। भी जो अब कस्टमर्स को ये बेनिफिट सर्विसेज दे रहा है उसको और ज्यादा बढ़िया बनाया जाए यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। देखो कौन कौन सी कंपनी आती है। एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय अक्षर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखो ये क्वेश्चन आप तभी टिक कर पाते हो जब आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग पढ़ा होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लियर, इनको आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। बेसिकली जो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड has partnered with the Microsoft to strengthen and automate the quality control processes. Every day, service calls made by the customer support reps will be screened by ICICI Lombard with the help of Microsoft Azure, speech providers and pure language processings. क्लियर। बेसिकली जो ये सर्विसेज वगैरह आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने टाइप करा, वो आपका आएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क। क्लियर, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क became the first international bank to integrate with MPCI's UPI's auto pay platform। क्लियर, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है किनके साथ, सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क के साथ। became the first international bank to integrate with NPCI's UPI auto pay platform। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन आ जाती है, HSBC बैंक लिमिटेड, DBS बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ड्यूशस बैंक एंड सिटी बैंक। तो इनमें से कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है, तो प्लीज बताइए अपना कमेंट सेक्शन में आंसर। सबसे पहले आई थिंक आप में से अगर किसी को नहीं आइडिया सेटिन क्रेडिट केयर के बारे में, जिनको आइडिया वो भी पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क क्या है। देखो बेसिकली ये फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक बनेगा जिसने इंटीग्रेट करा है एनपीसीआई यूपीआई ऑटोप्ले प्लेटफॉर्म, एनपीसीआई के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई थिंक आप लोग सभी यूपीआई को यूज करते ही होंगे, जैसे कि गूगल पे, भारत पे, आपका वो कौन से सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, वो सारा का सारा आपका यूपीआई के ऊपर बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एचएसबीसी बैंक इंडिया। क्लियर, एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। So Satin Credit Care Network Limited (SCNL), a microfinance institute, and HSBC Bank India, banking partner of SCNL, made a partnership with NPCI to integrate NPCI UPI's autoplay platform
into their system to enable fully automated loan in EMI पेमेंट्स बाय इट्स कस्टमर्स। क्लियर? बेसिकली जो लोन की EMI पेमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली उनके अकाउंट में आती रहे। क्लियर? फुली ऑटोमेटेड हो जाए। बेसिकली SCNL Satin Credit Care Network Limited became the first MFI in India to use the UPI AutoPay. HSBC Bank India is the only international bank be a part of the UPI AutoPay platform. Clear? HSBC बैंक ही अकेला अभी तक बैंक है जो किसका पार्ट बन चुका, इज द ओनली इंटरनेशनल बैंक टू बी अ पार्ट ऑफ द यूपीआई ऑटोपे प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली इन जून 2021 सेबी इंक्रीज्ड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड कंपनी। देखो जो सेबी ने जो इंक्रीज कर दी लिमिट किसकी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज। What is the maximum investment limit for overseas investment for a mutual fund company? और देखो वो पूछना चाहते हैं कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की फॉर अ म्यूचुअल फंड कंपनी। आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन है, USD 600 मिलियन, USD 7 मिलियन बिलियन। देखो 600 मिलियन है, ये 7 बिलियन है। USD 7 मिलियन, 700 मिलियन, USD 300 मिलियन एंड USD 1 बिलियन। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? बेसिकली लिमिट इंक्रीज करी है, पहले कितनी थी बाद में कितनी थी वो भी अब देखेंगे। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड कंपनी? देखो इसका आंसर आ जाएगा USD 1 बिलियन। क्लियर? ऑप्शन नंबर 5 USD 1 मिलियन। सेबी हैज इनहांस्ड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट। सेबी इनहांस्ड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर अ म्यूचुअल फंड हाउस टू USD 1 बिलियन फ्रॉम एग्जिस्टिंग 600 मिलियन। देखो पहले कितनी थी, 600 मिलियन थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 बिलियन कर दी गई है। द ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लिमिट फॉर इन्वेस्टिंग ओवरसीज रिमेन्ड अनचेंज्ड एट USD 7 बिलियन। देखो जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग लिमिट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की लिमिट है फॉर इन्वेस्टिंग ओवरसीज, वो रिमेन आपकी कितनी है, 7 बिलियन ही है। सेबी आल्सो इंक्रीज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट पर म्यूचुअल फंड in exchange traded fund to a maximum of USD 300 million from USD 200 million। देखो जो पहले आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जो लिमिट थी वो पहले 200 मिलियन थी USD, अब कितनी बढ़ाकर कर दी गई, 300 मिलियन कर दी गई है। द ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट वाज अनचेंज टू USD 1 बिलियन। जो ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री लिमिट है वो पहले भी 1 बिलियन थी और अब भी 1 बिलियन ही रखी गई है। क्लियर? बेसिकली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी गई, ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट वो आपकी ऐसे सेम ही है, 1 बिलियन ही है। और जो आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की इन्वेस्टिंग ओवरसीज है वो रिमेन्ड एट 7 बिलियन USD डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। विच बैंक अनाउंस टू टर्न कार्बन न्यूट्रल बाय 2032 by reducing its energy, water consumption and create single use plastic free corporate offices। देखो कौन से बैंक ने बोला कि बेसिकली वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2032 तक, बेसिकली बाय रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी, वाटर कंजम्पशन एंड क्रिएट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कॉर्पोरेट ऑफिसेज। आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। तो प्लीज जल्दी जल्दी बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। देखो सिटी बैंक है, ये तो इसने तो इंडिया में बेसिकली बिजनेस ही बंद कर दिया सिटी बैंक ने। तो आई थिंक आप लोगों के पास 4 ही बैंक बचे अभी आंसर देने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। तो क्या आंसर आएगा, प्लीज जल्दी आंसर बताइए। देखो ये जून के मंथ में अनाउंसमेंट हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का HDFC बैंक। क्लियर? HDFC बैंक हैज नाउ प्लान्ड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32। बैंक इज नाउ लुकिंग टू रिड्यूस इट्स emissions, energy and water consumption। The bank is working on a framework of issuing green bonds। देखो आई थिंक आप लोगों को सभी को आइडिया होगा ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, प्लीज इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो आज के सेशन से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक तो आपका निर्मला सीतारमन की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। क्लियर? निर्मला सीतारमन की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा के मेंबर बने। जैसे कि आप लोगों को पता होगा टोटल 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंटली 2 मिनिस्ट्रीज को हैंडल कर रहे हैं। आपकी कॉर्पोरेट बेसिकली कंज्यूमर अफेयर, सॉरी आपकी एक तो आ जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इनके पास मेन मिनिस्ट्री है। तो बस आप लोगों ने आंसर देना कि वो राज्यसभा कौन सी सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी से है।
एक दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है बेसिकली। देखो उन्होंने क्या बोला कि क्रिएट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कॉर्पोरेट ऑफिसेज, प्लांट 2.5 मिलियन ट्रीज, रिड्यूस वाटर कंजम्पशन बाय 30%। ये इन्होंने 3 फैक्टर्स बोले कि जिसके कारण हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2031-32 तक। सो आप लोगों को ये वीडियो देखने के काफी ज्यादा धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं सभी कोर्सेज के अपडेट्स के लिए, सभी पीडीएफ्स के अपडेट्स के लिए, और जो भी आपको लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप test.knowledgeist.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहीं पर आपको सभी लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहेंगी। और सभी लेक्चर्स की पीडीएफ या सभी लेक्चर्स की वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट की कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी इसके रिगार्डिंग आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो नॉलेजिस्ट के नाम से है। Clear? So thanks to all of you for watching this video. We'll meet you in the next video with some new interesting content.